हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्या करने वाले हैं आपको शायद पता हो, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो क्या थी, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। वो ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हों, ठीक है। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। इस पार्ट में कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पिछले सालों बोर्ड एग्जामों में पूछे गए हों। हम आपको कुछ बात बता दें, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़े थे कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, ठीक है। एंगल यदि थीटा बन रहा है तो क्या होता है F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। I क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा है, और B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, L हमारी लंबाई है, ठीक है, और थीटा हमारा क्या है, कोण है। समझ गए। अभी इसी पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक हम लोग पढ़े थे कि दो समांतर तार थे, ऐसे दो समांतर तार थे, इनमें धारा समान दिशा में बह रही थी, या एक दूसरा तार था, इनमें धारा विपरीत दिशा में बह रही थी, ठीक है। इनके बीच की दूरी सपोज हमारी r थी, ठीक है ना। तो एक तार के कारण या इन दोनों तारों के मध्य में कार्य करने वाले बल की हम गणना किए थे। कार्य करने वाला बल आया था आपका F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले पे अभी हम 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप अच्छे से वीडियो को देखें, ठीक है। पिछले किसी वीडियो में हम इसका और इसका इन दोनों का डेरिवेशन आपको करा चुके हैं, ठीक है। यदि आपको इसका व्यंजक प्राप्त करना नहीं आता है तो आप उन वीडियोज को एक बार और देख लें, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे तो आपके कैलकुलेशन में, आपके कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I बराबर दिया है 8 एम्पियर। फिर कह रहा है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 0.15 टेस्ला। क्लियर बात। क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है, मतलब इसका कोण दे रखा है 30 अंश, ठीक है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है आपको बता दें। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। बल लग रहा है ना किस पे, एकांक लंबाई पे, तो एकांक लंबाई आपकी नीचे हो जाएगी, और F अपान L को हम बोलते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, जो लगने वाला बल होता है F इक्वल्स टू वो होता है IBL साइन थीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो L को इधर ला लो, तो L जो हमारा है ये क्या है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो ये हो जाएगा IB साइन थीटा। बात क्लियर। धारा है आपका 8 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र है 0.15 और थीटा का मान है साइन 30 अंश, ठीक है। तो 8 गुणे 0.15 और साइन 30 अंश का मान कितना होता है नहीं पता है, तैयार कर लो, पता कर लो। साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 90 अंश, कास 0 अंश, कास 90 अंश, ये सब वैल्यू याद रखो, फिजिक्स में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। साइन 30 अंश की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 4 का 0.15 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौका क्या होता है 60 होता है। 15 चौका क्या होता है 60। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है वह 0.6 F का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है।
चलिए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप सभी बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले होता क्या है, क्वेश्चंस को हम अच्छे से रीड करते हैं, क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, जो निकालने को बोल रहा है उसको भी लिखते हैं, फिर हम एक बार सोचते हैं कि जो हमें निकालना है और जो दिया है उन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो जो निकालना है और जितनी वैल्यू दी हुई है उनमें यदि संबंध आपको पता चल जाएगा तो आपका फार्मूला निकल के आएगा और क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके फार्मूला को ध्यान में रखो, बड़े आराम से एक एक न्यूमेरिकल आप लगा पाओगे। ठीक है, इस चैनल पे चैप्टर के अंत में सभी इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे जो या तो एनसीईआरटी के होंगे या तो पिछले सालों किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के अंत में हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे, बड़े प्रश्न भी बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हर एक चैप्टर के अंत में आप बहुविकल्पी प्रश्न और न्यूमेरिकल प्रश्न को जरूर सॉल्व करें, आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों को एकदम से न्यूमेरिकल ना आता हो वह भी एक बार मेरे वीडियोज को देखें और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, मैं गारंटी देता हूं कि उन्हें न्यूमेरिकल लगाने जरूर आ जाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, उनको न्यूमेरिकल का नाम सुनते ही डर लगता है। ठीक है, तो मेरे कहने से एक बार आप मेरे वीडियोज को देखें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं जो न्यूमेरिकल बताता हूं उसको आप देखें, मैं गारंटी देता हूं कि आप कुछ ही दिनों में न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, ऐसा यदि आपके साथ होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या है। दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार, क्लियर बात, मतलब जो तार की लंबाई है वो आपका है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, पिछले वीडियो में ही हम बताए थे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से -2 से गुणा करते हैं, जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I बराबर कितना दे रखा है 10 एम्पियर। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है, लंबवत मतलब 90 अंश, मतलब जो यहाँ कोण बन रहा है वो क्या है 90 अंश। कह रहे हैं परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है 0.27 टेस्ला है। ठीक है, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है जो हम एम्पियर के परिपथी नियम में पढ़े थे, दूसरा अनुप्रयोग शायद था, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप उसे जरूर एक बार तैयार कर लेंगे। तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है F हमें निकालना है। तो धारावाहिक चालक तार पर जो लगने वाला बल होता है ना वो होता है IBL sin थीटा। बात क्लियर, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा, धारा कितना है 10 एम्पियर, B आपका कितना है 0.27, L आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10 से -2 और ये है sin 90 अंश। बात क्लियर। अब आप देखो 10 का गुणा आप 0.27 में कर लो। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको दशमलव के गुणा भाग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर कर लो, जितना बेहतर आपका बेसिक कैलकुलेशन होगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने में उतना ही मजा आएगा। 10 से जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 10⁻²। असाइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 21 को 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 10 से -2 न्यूटन। ठीक है, तो तार पर लगने वाला जो चुंबकीय बल आ गया वो आ गया 8.1 × 10 से -2 न्यूटन। अब देखिए ये आपका आ गया तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो तीसरा न्यूमेरिकल अभी आप पहला दूसरा तीसरा 3 न्यूमेरिकल लगा चुके, मीन्स पहला दूसरा लग चुका है, तीसरा लगने वाला है। ये तीनों न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है। ठीक है,
यदि आपको न्यूमेरिकल्स की अच्छी तैयारी करनी है तो आप कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लीजिए और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस लगा दीजिए, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, या तो एनसीईआरटी का हो या तो क्या हो, बोर्ड एग्जाम का हो, दोनों मिक्स करके लगा लेते हैं तो और अच्छी बात है। यदि आप ज्यादा न्यूमेरिकल लगाना नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि इतना ज्यादा न्यूमेरिकल कौन लगाएगा, ठीक है, तो आप क्या करो, एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स लगा लो, ठीक है, और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स लगा लो जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हो। इतना क्वेश्चन यदि आप कवर कर लेते हो तो आपको दूसरा न्यूमेरिकल्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए देखते हैं ये न्यूमेरिकल्स क्या है। कह रहा है एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों, अभी मैं आपको बताया था कि ऐसे दो लंबे सीधे समांतर तार हैं, ठीक है, एक तार A है और एक तार B है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर। कह रहा है तारों में एक में 8 एम्पियर धारा बह रही है और दूसरे में 5 एम्पियर, एक ही दिशा में बह रही हैं, तो तार एक के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाले बल का आकलन कीजिए। अब आप बात समझो, मतलब I1 का मान दिया है 8 एम्पियर, I2 का मान दिया है 5 एम्पियर, R का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 10 से -2 मीटर। बात क्लियर। अब आप देखो ये दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो आपको हम बताए थे जब दो समांतर तार किसी निश्चित दूरी पर रखे गए होंगे, यदि उनमें धारा की दिशा एक ही दिशा में होगी तो उनके बीच में जो बल कार्य कर रहा होगा वो आकर्षण बल होगा। ठीक है ना। यदि उनमें जो धारा है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, उन दोनों तारों के बीच में जो बल कार्य कर रहा होगा वो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर्षण बल होगा और उसी बल का मान हमें निकालना है। L बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 10 पे -2 मीटर। बात क्लियर। अब आप देखो फॉर्मूला होता है F = μ0/2π I1 I2/R × L। बात क्लियर। तो F μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। I1 8 एम्पियर दे रखा है, I2 दिया है 5 एम्पियर और L की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलोगे तो 10 पे -2 हो जाएगा। 2π R है, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलोगे 10 पे -2 हो जाएगा। बात क्लियर। अब देखो 10 पे -2 से 10 पे -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 और 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 8 होगा। 4 × 8 तो 8 ऊपर है, दोनों कैंसिल कर दो, पाई से पाई कट कर दो, मतलब नीचे सब क्या हो गया, खल्लास। अब बचा आपका 4 × 5 × 10 पे -7, 10 पे 1। ठीक। अब 4 का 5 से यदि आप गुणा करते हो तो 5 चौका हो जाएगा 20, -7 और +1, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, कई बार बताया हूँ, तो पावर ऐड होगा तो -6 आएगा। 20 के पास भी 2 × 10 है, 10 पे -6, इसको आप लिख सकते हो 10 पे पावर 1 है, 1 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 10 पे -5 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका बल निकल के आ गया 2 × 10 से -5 न्यूटन। यदि प्रश्न में पूछता है कि बल होगा कौन सा, मतलब आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा, तो आपको हम बता दें जब दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही होती है तो उनमें आकर्षण बल होता है, यदि विपरीत दिशा में बह रही होती है तो उनमें कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसलिए कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी 3 एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी हम चौथा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं।
ठीक है। न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से लगाइए, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, न्यूमेरिकल्स भी लगेगा, बहुविकल्पी प्रश्न भी लगेंगे, 1 नंबर वाले प्रश्न भी लगेंगे। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लो, उससे संबंधित 1 नंबर वाले प्रश्न पढ़ लो, उससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ लो, वो टॉपिक खत्म। ठीक है, चैप्टर मत खत्म करो, चैप्टर खत्म कर करके पढ़ोगे तो बोरिंग हो जाएगी, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक को खत्म करो, टॉपिक पढ़े, बहुविकल्पी प्रश्न लगाए, 1 नंबर लगाए, न्यूमेरिकल्स लगाए, टॉपिक खत्म, फिर अगला टॉपिक, फिर बहुविकल्पी, फिर 1 नंबर, फिर न्यूमेरिकल्स, टॉपिक खत्म। ठीक है, फिर कुछ बड़े प्रश्न आएंगे तो बड़े प्रश्न भी सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है, बस देखना है कुछ टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछ रहा है। आप यही गलती करते हो, हर एक चीज आपको तैयार रहता है बट आपको यही पता नहीं रहता है कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है। ठीक है, ये बहुत सोचने वाला विषय है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगभग टॉपिक तैयार रहता है, वो मिक्स रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ऐसा है, जब भी आप पढ़ाई करो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, अब टॉपिक पढ़े, टॉपिक आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक, तो उससे रिलेटेड आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टॉपिक बड़े आराम से मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। फिर 1 नंबर वाले लगाओ। यदि बड़ा प्रश्न है तो दीर्घ उत्तरी में देख लो कि बड़ा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किस लैंग्वेज में पूछ रहा है, किस लहजे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमें लिखना क्या है वहां पे। फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लो, 2-4 न्यूमेरिकल होंगे। यदि एक चैप्टर में 10 टॉपिक आप पढ़ते हो और हर एक टॉपिक से 4-4 न्यूमेरिकल हो तो 40 न्यूमेरिकल हो गया। एक साथ आप 40 न्यूमेरिकल लगाना चालू करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आपको मन नहीं करेगा लगाने के लिए। लेकिन यदि आप हर एक टॉपिक पढ़ते गए और हर एक टॉपिक का 3 या 4 न्यूमेरिकल लगाते गए तो कब आपका 40 से 50 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो पढ़ने का तरीका थोड़ा अपना बदलो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, वर्गाकार कुंडली है और यदि वर्गाकार कुंडली है, इस क्वेश्चन में हमें कहीं क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ेगी तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, उसका भुजा दे रखा है। कुंडली आयताकार होती तो लंबाई और चौड़ाई दिया रहता, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देते। यदि कुंडली वृत्ताकार होती तो त्रिज्या दिया होता उसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर का यूज कर देंगे। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल हम आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत याद दिलाएंगे, याद दिलाने के बाद ही हम बताएंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आए, कोई भी कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएं तो बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे हैं, फेरों की संख्या क्या है, 20 है। इसमें 12 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, कहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र में। कैसी कुंडली है, वर्गाकार कुंडली है। फिर कह रहा है इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। ठीक है, तो बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है वो होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, n कब यूज होगा, जब फेरों की संख्या दिया रहेगा, फेरों की संख्या नहीं होगा तो इसका यूज नहीं करेंगे। अब आप देखिए कैसी कुंडली है, वर्गाकार। तो पहले ही आप लिख लेना कि वर्गाकार कुंडली के लिए, वर्गाकार कुंडली के लिए भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, मीटर में जब आप इसको बदलेंगे तो 10 गुणे हो जाएगा 10 से -2 मीटर। कुछ नहीं है तो पावर 1 है, 1 में से 2 गया, 10 से -1 मीटर। फिर क्या है, में 20 फेरे हैं, n बराबर हो गया 20। 12 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 12 एम्पियर। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी है, इसके तल पर खींचा गया अभिलंब
चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.80 टेस्ला, ठीक। फिर कह रहा है क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है, मतलब थीटा बराबर कितना दिया है 30 अंश। निकालना हमको क्या है, कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म के आघूर्ण का जो फार्मूला होता है टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ n है फेरों की संख्या दिया है 20 और धारा दिया है 12 एम्पियर। क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, जो कुंडली है। यहाँ पे कुंडली कैसी है, वर्गाकार कुंडली है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर करेंगे। भुजा इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 10 पे -1 मीटर हो गया। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र आपका दे रखा है 0.80 और ये दिया है साइन 30 अंश, ठीक। अब आप देखो ये हो गया 20 गुणे 12, 10 पे -2, यहाँ से दशमलव हटा दो आप। दशमलव जब खिसकाओगे तो 8.1 गुणे 10 पे -1, एक अंक दशमलव खिसकाए हैं। हम आपको बता चुके हैं यदि दशमलव इधर से इधर खिसकाते हैं तो जितना डिजिट हम खिसकाते हैं 10 पे उतना माइनस पावर लगाएंगे। इधर से इधर खिसकाएंगे तो जितना डिजिट खिसकाएंगे उतना प्लस पावर लगाएंगे, ठीक है। तो इधर हमें एक डिजिट खिसकाना था, 10 से -1 लगा दिए। और साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। तो 2 1 कम 2 और 2 दहा में 20, 12 और 8 को एक पास लिख लो। अब देखो ये 10 है, 10 पे 1 है, 10 पे -2 और 10 पे -1, 12 ठीक कितना हो गया 96। -2 -1 -3 और +1 क्या होगा 10 पे -2, या इसको हम लिख सकते हैं 96। 10 पे -2 ऊपर है, नीचे जाएगा 10 पे +2 हो जाएगा, और 10 पे +2 को हम 100 लिख सकते हैं। और जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.96, ठीक है। बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर बात। चलिए देखिए अगला नंबर कल क्या है, ठीक है। हम आपको एक वीडियो में पढ़ाए थे धारा मापी को ओमीटर में बदलना और धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलना। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप देखे होंगे। धारा मापी को जब हम ओमीटर में बदलते हैं तो कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हमारा क्या इक्वेशन बन के आया था, इक्वेशन आपका आया था IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, ठीक है। IG क्या था, कुंडली में धारा थी। कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते थे तो विक्षेप उत्पन्न होता था। ये कुंडली का प्रतिरोध है, ये कुंडली में धारा, और ये है शंट प्रतिरोध। मतलब धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए हम एक छोटा सा प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाते हैं, उसे ही हम शंट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। देखिए था क्या वो, जैसे ये एक धारा मापी था, इसमें IG धारा बह रही थी, अब इसे ओमीटर में बदलना था तो इसके समांतर क्रम में एक हम क्या किए थे, छोटा सा प्रतिरोध लगा दिए थे जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये I धारा यहाँ परिपथ में बह रही है तो IG धारा कुंडली में चली गई। अब बची हुई धारा क्या थी, I माइनस IG, जो इसमें आ गई। धारा मापी को जब मीटर में बदलेंगे तो वहाँ पे जो समीकरण प्राप्त होके आता है IG इंटू कैपिटल G बराबर I माइनस IG इंटू S, ठीक है। चूंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है, कुंडली का प्रतिरोध होता है कैपिटल G और शंट का प्रतिरोध होता है S, ये दोनों समांतर क्रम में होते हैं। और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनके विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उसी हिसाब से हम सॉल्व करके ये इक्वेशन प्राप्त किए थे और न्यूमेरिकल हम इसी इक्वेशन पे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, मतलब कैपिटल G बराबर क्या दे रखा है 100 ओम। 5 मिली एम्पियर धारा से पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है, मतलब कुंडली में जो धारा जा रही है
वो 5 मिली एम्पियर जा रही है। इसको एम्पियर में बदल दो तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर। बात क्लियर? अब देखो, फिर कह रहा है 0 से 10 एम्पियर पर आस, मतलब I बराबर हमारा दिया है 0 से 10 मतलब 10 एम्पियर। ठीक है, 10 में से 0 को माइनस कर दोगे 10 एम्पियर। ओमीटर में कैसे रूपांतरित होगा? शंट को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे, तब हमारा धारामापी क्या होगा, ओमीटर में बदल जाएगा। लेकिन शंट का प्रतिरोध कितना होगा यही निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमारा समीकरण जो होता है वो होता है IG × G बराबर I - IG × S। क्लियर बात? IG की वैल्यू है 5 × 10⁻³ कैपिटल G की वैल्यू है 100, I का वैल्यू है 10 और IG की वैल्यू है 5 × 10⁻³। अब यहाँ S की वैल्यू क्या है, यस हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो 100 है, 100 पे 10 पे 2 होगा, -2 + 2, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 10 पे -1। क्लियर? अब ये हो गया 10 माइनस, ये हो गया 5/1000। 10 पे -3 ऊपर है, नीचे आएगा 10 पे +3 हो जाएगा, गुणे हो गया S। अब बात निकल के आती है 5 × 10⁻1 और यहाँ हो गया 10 - 0.0005 गुणे S। तो 5 × 10⁻1, अब 10 में से 0.005 को माइनस कर लो, 0.005। ठीक, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9 दशमलव, यहाँ भी बच गया 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.995 गुणे S। तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये लगभग 10 के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे 10 गुणे S। फिर 10 को इधर लेते आओ, तो 5 × 10 पे -1, 10 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 10 पे -1 हो गया, 10 ऊपर गया, 10 पे -1 बराबर यस, या S बराबर 5 × बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 10 पे -2 मतलब 5/100 हो गया, और 100 से जब 5 में भाग दोगे तो 0.05। ठीक है, ओम। मतलब जब हम धारामापी के समांतर क्रम में 0.05 ओम का एक शंट प्रतिरोध लगा देंगे तो धारामापी बड़े आराम से ओमीटर में क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल कैसा है, धारामापी को ओमीटर में बदलने का न्यूमेरिकल है। अभी हम इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल बताए थे कि धारामापी को ओमीटर में कैसे बदलेंगे। तो धारामापी को ओमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वो चूंकि समांतर क्रम में रहता है इसलिए कुंडली का प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध जो दोनों फिगर में बने होते हैं, फिगर कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, ये कुंडली होती है जिसका कुंडली का प्रतिरोध होता है IG, कुंडली में जो धारा जाती है वो IG, कुंडली का प्रतिरोध होता है कैपिटल G, और ये धारा होती है I, और यहाँ समांतर क्रम में हम छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं शंट। इसमें जो धारा आती है वो आती है I - IG। क्योंकि होता क्या है, ये दोनों प्रतिरोध हैं, दोनों प्रतिरोध क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो उनके विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आती है इसमें वो आती है IG बराबर S + G/I। ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, या I को आप इधर कर दो। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दो, I/IG S + G/S। अपनी सुविधा के अनुसार चाहे जैसे लिख सकते हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहली लाइन में दूसरी चीज लिखा था, तो उसी लाइन से ये प्राप्त होता है।
ठीक है। उसी लाइन को जब तुम कैलकुलेट करोगे प्लस माइनस करके तो ये प्राप्त होगा। अब इसको उल्टा करना चाहते हो तो इसको भी आप उल्टा कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न क्या है। कह रहा है एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर, जो शंट लगता है वो कुंडली के समांतर क्रम में लगता है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक धारा मापी में 4 ओम का शंट लगाने पर, शंट जो समांतर क्रम में लगाया जाता है उसका मान कितना है 4 ओम। बात क्लियर। विद्युत धारा 1/5 रह जाती है, मतलब कुंडली में जो धारा जा रही है IG वो परिपथ में धारा का 1/5 रह जाती है, मतलब 1/5 गुना। क्लियर बात। इस धारा मापी के साथ 2 ओम का शंट और लगाया जाता है, मतलब एक ऑलरेडी समांतर क्रम में शंट लगा हुआ है, 2 और लगा दिया गया, मतलब वो भी क्या होंगे समांतर क्रम में होंगे, तो उनका परिणामी भी तो हमको निकालना पड़ेगा। तो विक्षेप कितना रह जाएगा। ठीक, तो अभी आपको पता है कि IG/I बराबर होता है S/S+G। ठीक, तो IG की वैल्यू क्या है 1/5 × I/I बराबर S/S+G। तो I से I कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/5 और S की वैल्यू हो गई 4/4+G। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4+G बराबर 5 चौका 20, तो G बराबर 20 - 4, 20 में से 4 गया 16 ओम। अब ये कुंडली का प्रतिरोध कितना आ गया 16 ओम आ गया। फिर कह रहा है 2 ओम का शंट और लगाया जाता है, जब 2 ओम का शंट, जब 2 ओम का शंट और लगाते हैं तो परिणामी प्रतिरोध जो निकलेगा, चूंकि ये समांतर क्रम में होते हैं तो 1/4 पहला वाला और 1/2 आप पढ़े होंगे कि जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका परिणामी क्या होता है। ठीक, 1/S', 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो आएगा 4, 4 × 1 = 4, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3/4। इसको उल्टा कर दो तो S' ये भी उल्टा करना पड़ेगा, 4/3 ओम। बात क्लियर। कुंडली का प्रतिरोध तो बदलेगा नहीं, और 2 ओम का शंट लगा दिए तो शंट का प्रतिरोध बदल गया, 4/3 ओम आ गया। फिर कह रहा है तो विक्षेप कितना रह जाएगा, मतलब IG का मान हमको निकालना है। देखिए फिर क्या फार्मूला बनेगा, I'/G/I = S'/S'/G। क्योंकि देखिए नया शंट प्रतिरोध लगा हुआ है ना समांतर क्रम में, तो नया उसका परिणामी प्रतिरोध हम निकाल लिए, S' बराबर 4/3। तो IG' हमको निकालना है, तो I'(G) बराबर ये हो जाएगा S'+G(I). S' की वैल्यू कितनी आई है 4/3, नीचे क्या हो गया 4/3 प्लस 16 × I। ठीक, IG की वैल्यू निकालना है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 4/3, यहाँ 3 एलसीएम ले लिए, 4 हो गया, 1 × 3 तो 16 × 3 48 हो गया I। अब आप देखो ये आ गया 4/3, 48 और 4 क्या आ गया 52/3 I। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4/52 I, मतलब 4 × 1 = 4, 4 × 13 = 52, मतलब 1/13 I। प्रश्न क्या कह रहा है कि विक्षेप कितना रह जाएगा, मतलब IG जो आपका निकल के आ गया वो आ गया 1/13 I, मतलब विक्षेप 1/13 रह जाएगा। बात क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी में, ठीक है, मतलब कुंडली का जो प्रतिरोध है
कुंडली का प्रतिरोध को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया है 99 ओम। क्लियर बात। मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, मतलब कुंडली में जो धारा भेजी जाती है वो क्या है, IG है, और मुख्य धारा का कितना है 10%, मतलब 10% गुणे मुख्य धारा। तो 10% मतलब 10/100 गुणे I, 10 दाम 10 एक कम 10 और 10 दाम 100, मतलब IG का मान निकल के आपका आ गया I/10। ठीक, I का 1 में गुणा कर दो। फिर कह रहा है आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें इसका बहुत सारा समीकरण होता है, किसी भी समीकरण से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए फार्मूला क्या होने वाला है, कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। कि धारा मापी को अमीटर में जब हम बदलते हैं तो 2-3 समीकरण उसके प्राप्त होते हैं। जो समीकरण आपके दिमाग में आता है वहां से क्लिक कर लो। हम कहेंगे पहला वाला समीकरण ज़्यादा बेहतर है, मतलब IG × G, जहाँ से कुंडली का विभव निकला था, फिर I माइनस IG × S। अब यहाँ से निकालना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो IG की वैल्यू क्या है, I/10 और G का वैल्यू है 99 I माइनस I/10 गुणे S। अब ये हो गया 99 I/10 बराबर, यहाँ 10 LCM ले लो, 10 का I में गुणा करोगे 10 I माइनस I गुणे S। तो ये हो गया 99 I/10, 10 I में से I गया 9 I/10 गुणे S। ये 10 से क्या हो गया, 10 कैंसिल, I से I कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से 99 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख लो 99/9 बराबर S। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, मतलब S का मान क्या आ गया 11 ओम। बात क्लियर। तो धारा मापी को ओमीटर में बदलना और वोल्टमीटर में बदलना हम एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताए हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वीडियो आप एक बार देख लो, फिर इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर लो, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे।